अपन न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। कल जो लेक्चर अपन ने पढ़ा था या अब तक जो 2 लेक्चर्स अपन ने पढ़े हैं उन लेक्चर्स में अपन ने ये सीखा कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कितने तरह का होता है, और हमने ये देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या होती है और उसमें से अल्फा बीटा गामा इमिशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। इसके बाद अपना जो तीसरा लेक्चर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रेडियो एक्टिविटी है यानी जो न्यूक्लियर फिनोमिना है उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, यानी कि उसमें क्या होता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर से कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स और रेडिएशंस इमिट होते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, आप थोड़ा सा समझिए कि एक दो पार्टिकल जब इमिट हो रहे हैं तो पार्टिकल वो चीज होती है जिसका कोई ना कोई मास होता है, तो उसका कोई ना कोई मास भी इमिट हो रहा है और धीरे धीरे जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए यूरेनियम है और यूरेनियम का आपके पास कुछ ग्राम सब्सटेंस है, कुछ हिस्सा है आपके पास यूरेनियम का, मान लो कि आपके पास 2 ग्राम है या 3 ग्राम है, तो 2 ग्राम 3 ग्राम में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 2 या 3 ग्राम में ऐसा तो है नहीं है कि 2 या 3 ग्राम में केवल 2 या 3 एटम्स ही होंगे, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। उसका अपन कैसे पता लगाएंगे, 235 ग्राम के अंदर 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यू नो दैट वेरी वेल, इन द मोल कॉन्सेप्ट यू हैव स्टडीड दैट कि 235 ग्राम के अंदर टोटल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अपन बात करें इतने ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं 235 ग्राम के अंदर। तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 1 ग्राम के अंदर होंगे 6.02 into 10 to the power 23 upon 235। मैं बोलूंगा न्यूक्लियस, क्योंकि जितने एटम उतने न्यूक्लियस। और सेकंड थिंग अपन बात करें कि 2 ग्राम के अंदर तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए, 3 ग्राम के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दीजिए। तो 2 या 3 ग्राम के अंदर मैं बताऊं लाखों में करोड़ों में अपन बात करें जो है अपने पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो जो न्यूक्लियस जितने प्रेजेंट हैं उसमें से अल्फा बीटा गामा इमिशन होने लगता है, तो धीरे 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 एक एक न्यूक्लियस उसमें से खत्म होने लगता है। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो न्यूक्लियर फिनोमिना होता है क्या ये किसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसी केमिकल पे डिपेंड करता है, किसी प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो दिस इज नॉट ट्रू। ये ना तो किसी केमिकल इफेक्ट पे प्रोड्यूस डिपेंड करता है, ना किसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ना ही ये किसी आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है। यानी कि ये सबसे से बिल्कुल ये स्पॉन्टेनियसली फिनोमेना है, ये अपने आप होता है और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, इसके ऊपर किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात हम करें कि न्यूक्लियस जो है वो धीरे 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 फिनिश होने लगेगा। तो धीरे धीरे न्यूक्लियस जब फिनिश होने लगेगा तो इसके आधार पे एक रेडियो एक्टिविटी का लॉ दिया गया, इसके आधार पे एक रेडियो एक्टिविटी का लॉ दिया गया, सोडी और फजान ने दिया था वो लॉ। तो सोडी और फजान का जो लॉ है वो अपन पढ़ते हैं, सोडी और रदरफोर्ड लॉ भी बोल सकते हैं अपन उसको, और फजान ने भी इन्होंने दिया था। वो लॉ है रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ। रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ, रदरफोर्ड और सोडी ने ये बताया कि किस तरीके से एक जो यूरेनियम मैं आपको बता रहा हूं 2 या 3 ग्राम आपके पास जो भी मतलब इनिशियल यूरेनियम आपके पास प्रेजेंट है उसमें से धीरे 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 अल्फा बीटा गामा इमिट होगा और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे कैसे खत्म होगा। तो समझिए इस चीज को किस तरीके से अपन बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए 100 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, समझिए आप मान लीजिए आपके पास 100 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और 100 न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उसमें से धीरे धीरे न्यूक्लियस खत्म होने लगे। तो मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग के आधा घंटे में 50 न्यूक्लियस खत्म हो गए, बाकी का इतना कम समय होता नहीं है लेकिन फिर भी आप एक एग्जांपल के तौर पर समझिए। मान लीजिए आपके पास आधा घंटे में जो है 50 न्यूक्लियस खत्म हो गए। अब
बचे आपके पास कितने 50 न्यूक्लियस आपके पास बचे, तो क्या उन 50 न्यूक्लियस को खत्म होने में और आधा घंटा लगेगा या ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा? तो ये बताया था सोडी और रदरफोर्ड ने। उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस के खत्म होने की जो रेट है, यानी न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन की जो रेट है, डिसइंटीग्रेट मींस होता है खत्म होना, न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेट होने की जो रेट है वो डिपेंड करती है इस बात पे कि अभी हमारे पास कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ सीधा सीधा सा कि आपके पास मान लो 100 न्यूक्लियस है, तो 100 न्यूक्लियस है तो जो न्यूक्लियस की रेट है, डिसइंटीग्रेशन की रेट है, वो डिपेंड करेगी 100 के ऊपर। अब बड़ा नंबर है 100, इसलिए बहुत कम समय में जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग के आधा घंटे में मान लो 50 खत्म हो गए। अब जो न्यूक्लियस की रेट है आधा घंटे के बाद वो डिपेंड करेगी बचे हुए न्यूक्लियस पे, देन रिमेनिंग न्यूक्लियाई इज 50। 50 पे डिपेंड करेगी, छोटा नंबर है तो सिंपल सी बात है अब और धीरे धीरे कम होने लगेगा, यानी कि हो सकता है कि अगले आधा घंटे में आपके 25 रह जाए, यानी कि पहले आधा घंटे में तो आपके 50 खत्म हो गए और अगले आधा घंटे में आपके 25 ही खत्म हो गए। हो सकता है अगले आधा घंटे में आपके 5 ही खत्म हो, क्योंकि फिर उस पर रेट किस पे डिपेंड करेगी, 25 पर डिपेंड करेगी। फिर आपके मान लो 20 रह गए, अब रेट किस पे डिपेंड करेगी, 20 न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगी। तो धीरे धीरे नंबर भी कम होता जा रहा है, तो सिंपल सी बात है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी रेट भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और बहुत कम समय, बहुत ज्यादा समय में फिर कम न्यूक्लियाई जो है वो खत्म होंगे। ये समझाया था रदरफोर्ड और सोडी ने। उन्होंने, दोबारा सुन लीजिए, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो डिसइंटीग्रेशन की जो रेट है, यानी कि मैं लिख देता हूं, इन्होंने क्या बनाया था कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन radioactivity is directly proportional remaining nuclei। समझिए, the rate of disintegration of nuclei in radioactivity is directly proportional to the remaining nuclei। इसका मतलब इन्होंने बताया था, अगर मैं इसको मैथमेटिकली इस पूरे को लिखूं तो मैथमेटिकली मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, देखिएगा, रेट जो है उसको अपन लिख सकते हैं dN अपॉन dt, या फिर मैं उसको R भी लिख सकता हूं। एक एक चीज की टर्म्स को समझिए। रेट मतलब होता है अपॉन में टाइम, dN मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई खत्म हो रहे हैं, तो रेट क्या हो गई, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई खत्म हो रहे हैं कितने टाइम में, तो रेट का मतलब हो गया dN अपॉन dt, और इसको मैं R भी लिख सकता हूं। तो इन्होंने बताया था कि जो रेट है, यानी कि जो dN अपॉन dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी जो न्यूक्लियाई बचे हुए हैं। तो मान लो कितने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, n न्यूक्लियाई बचे हुए हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर n0 इज द इनिशियल न्यूक्लियाई और n इज द remaining nuclei after टाइम t। मान लो कि आपके पास स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियाई है वो कितने हैं, n0 है, यानी कि आपके पास 100 क्या हो गया, आपका n0 हो गया, और आधा घंटे के बाद यानी कि t टाइम के बाद आपके पास 50 न्यूक्लियस बचे, यानी कि आपके पास n न्यूक्लियस बचे, यानी कि dN अपॉन dt, यानी कि जो उसकी रेट है वो डिपेंड किस पे करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि न्यूक्लियाई कितने बचे। तो dN अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर? तो dN अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के बाद अपन बात करें कि यहां पे dN
अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा, और हमेशा ऐसा रूल है कि भाई जब भी आपका कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो अपन एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट होगा लैम्बडा, कांस्टेंट होगा लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा इंटू एन फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर अपनी तरफ से इसमें माइनस भी लगा रहा हूं। अब आप पूछोगे सर आपने इसमें माइनस क्यों लगाया, तो आंसर ये होगा क्योंकि जो ये रेट है, जो dn अपॉन dt है, वो घटने की रेट है, वो कम होने की रेट है, बढ़ने की रेट नहीं है। तो जब भी कोई भी कम होने की रेट होती है तो उसके कांस्टेंट में ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्लियर। और अगर कोई बढ़ने की रेट होती है तो अगर माइनस आ भी रहा है तो माइनस हटके ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा n। क्लियर। तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा n मैंने यहां पर ले लिया। तो मैं क्या करने वाला हूं, dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा dt। मैंने क्या किया, इस और डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए मैं इस n को नीचे ले आया, n को मैं नीचे ले आया हूं, और इस dt को मैं इसके लैम्बडा के साथ ले गया हूं। मैं इसको मिटा देता हूं यहां पे, ध्यान रखिएगा आप, और बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा dt। ओके, dn अपॉन n, मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं उसका। तो दोनों तरफ जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा dt, और इसका भी इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो तो लेक्चर्स पड़े हुए हैं चैनल पे, जाके इंटीग्रेशन को सीखिए पहले। dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा dt। क्लियर। तो dn अपॉन n 1 अपॉन x इंटू dx, 1 अपॉन n, 1 अपॉन x का होता है कितना, log x। तो 1 अपॉन n का होगा log n। तो log n यहां पे मैंने इंटीग्रेशन करके लिख दिया है। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों के पास समय है इंटीग्रेशन को सीख लीजिए, क्योंकि अभी तो 12th क्लास आपकी स्टार्ट हुई है। जब आपको इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से आ जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी। dn अपॉन n का अपन ने log n कर दिया, बराबर माइनस का लैम्बडा मैंने एज इट इज रखा, और dt का होता है t, dx का होता है x, तो dt का होता है t, और यहां पर प्लस का c आ जाएगा, एक कांस्टेंट जो अपन हर बार लगाते हैं। अब अपन बात करते हैं c को हमें हटाना पड़ेगा। तो c को हटाने के लिए मैं बात करता हूं कि when, जब t बराबर 0 था, मतलब इनिशियल टाइम, तो n बराबर रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने थे, n नॉट। बोलो थे या नहीं, अब सोच के देखो, सोचो जब t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास समय आपका स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी कि इनिशियल कंडीशन की बात करें तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, n नॉट थे, यानी कि रिमेनिंग न्यूक्लियाई हमारे पास कितने थे, n नॉट थे। तो यानी कि मैंने t इज इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू n नॉट कर दी। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, log n नॉट बराबर माइनस का लैम्बडा, और t की जगह 0 प्लस c। तो बोलिए c की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, log n नॉट। c की वैल्यू पर log n नॉट आ गई। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, log n बराबर माइनस का लैम्बडा t प्लस c की जगह मैं रख देता हूं log n नॉट, और c की जगह मैंने क्या रख दिया, log n नॉट रख दिया। log n बराबर माइनस का, दोबारा लिख देता हूं, माइनस का लैम्बडा t प्लस log n नॉट। इस log n नॉट को मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा log n माइनस log n नॉट बराबर माइनस का लैम्बडा t। क्लियर। अब log की प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए, बिकॉज log में मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप लेक्चर्स में आपको देखिए जाके, वहां पर रखा हुआ है आपके पास। तो log a माइनस log b, log a अपॉन b
लॉग एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा टी। क्लियर? अब आपको पता है कि इसका बेस कितना है, इसका बेस है ई। अब हमको यहां से लॉग हटाना है, तो आप एक चीज दिमाग में घुसा लीजिए कि जब भी अपन लॉग हटाते हैं तो लॉग का ये मैं बोलता हूं कि ये नौकर है इसका। कौन है ये? इसका नौकर है। तो जो इसका नौकर है वो इसका नौकर हो जाएगा। अगर ये लॉग हटेगा, जब भी लॉग हटता है तो इसका नौकर बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब है अगर आपको ये लॉग हटाना है तो ये ई जो है ये इसका नौकर बन जाएगा। यानी कि यहां बचेगा केवल एन अपॉन एन नॉट बराबर, और ये ई इसके चरणों में चला जाएगा और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां पर n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा। ये एन नॉट मैंने इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो n बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। आपको इसमें इंटीग्रेशन भी यूज करना है, लॉगरिथम भी यूज करनी है, लॉग को हटाना भी आना चाहिए। लॉग हटता कैसे है मैं वापस समझा देता हूं आपको। लॉग n अपॉन एन नॉट, इसका बेस कितना है? ई। इसका जो नौकर है वो इसका नौकर बन जाएगा। अगर ये लॉग हटेगा तो यहां पर केवल n अपॉन एन नॉट रह जाएगा और जो ई है वो इसके चरणों में चला जाएगा और ए की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। हमेशा ऐसा होता है, लॉग जब हटाते हैं तो हमेशा ऐसा करना है आपको। तो n बराबर हो जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एक नया फॉर्मूला बनके सामने आ गया कि टी टाइम के बाद अगर आपके पास इनिशियल न्यूक्लियाई एन नॉट है तो टी टाइम के बाद आपके पास कितने न्यूक्लियाई रिमेनिंग होंगे। ठीक है? तो इसके बाद अपन अब अगर अपन ग्राफ बनाए, अपन ने देखा फॉर्मूला अपने पास बन के आया था n बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब अगर अपन ग्राफ बनाते हैं n और t के बीच में, तो आप देखिए e की पावर वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। क्लियर? और यहां पर ये इनिशियल थे जो आपके पास n नॉट थे, धीरे धीरे कम होने लगा टाइम बढ़ने के साथ साथ, और इस तरीके से जो ग्राफ है इसका बनकर बनेगा n और t के बीच में। ध्यान रखें आप। क्लियर? अब अपन बात करते हैं, एक नई चीज आती है यहां पर जिसको अपन बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ का मतलब आधा समय। आधा समय से यहां पर कोई मतलब नहीं है। हाफ लाइफ का मतलब होगा कि आपके पास 100 न्यूक्लियाई थे तो वो टाइम जिसमें आधे न्यूक्लियाई खत्म हो गए। समझो बात को। मैं आपसे बात कर रहा था कि 100 न्यूक्लियाई आपके पास हैं, आधा घंटे में 50 हो गए, तो कितने खत्म हो गए? आधे खत्म हो गए। आधे खत्म हो गए कितने घंटे में? आधा घंटे में। तो आधा घंटा यहां पर हाफ लाइफ है। यानी कि आपके पास जितने भी इनिशियल न्यूक्लियाई हैं उनकी संख्या आधी कब हो जाएगी, यानी कि वो आधे कब हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मीन समझ गए आप? वापस समझिए, हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? हाफ लाइफ का मतलब है कि जितने न्यूक्लियाई स्टार्टिंग में थे उनका जस्ट हाफ हो जाएगा, उसको अपन हाफ लाइफ कहते हैं। और हाफ लाइफ के बारे में अपन समझते हैं। मैं आपको पहले कुछ चीजों की हाफ लाइफ बता देता हूं। यूरेनियम जो है, आपने यूरेनियम का नाम सुना है? यूरेनियम की हाफ लाइफ आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर्स के अंदर यूरेनियम, जैसे आपका जितना भी यूरेनियम है उसका आधा यूरेनियम केवल इतने साल में खत्म होगा। समझ रहे हो आप बात को? कितनी ज्यादा हाफ लाइफ हो गई इसकी। और जैसे अपन बात करें हाफ लाइफ के बाद, थोरियम की जो है थोरियम की हाफ लाइफ होती है 8 इंटू 10 टू द पावर 4 ईयर्स। रेडियम की अगर अपन बात करें, ये कुछ हाफ लाइफ जो आपको याद करनी है, जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी नहीं है अब तक। रेडियम की हाफ लाइफ जो है वो 1620 साल होती है। और सबसे कम लाइफ जो होती है वो होती है लेड की, यानी कि लेड को सिंबल होता है पीबी, आप याद करें, केवल 26.4 मिनट। 26.4 मिनट यानी 26.4 मिनट के अंदर लेड का एक आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो मात्र 26.4 मिनट के अंदर जो है वो आधा खत्म हो जाता है। ध्यान रखें इस चीज को।
अब अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ के बारे में और एक दो न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं। देखिए हाफ लाइफ का मतलब आप समझ ही गए, तो मैं हाफ लाइफ को एक काम करता हूं, डिनोट कर देता हूं कैपिटल टी से, या फिर बहुत सारी बुकों में टी हाफ से डिनोट कर रखा होता है। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ। We know that n is equal to n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। अपन जानते हैं, अपन ने प्रूव किया है कि n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी होता है। अब देखिए अपन बात करेंगे हाफ लाइफ की, तो एट हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के टाइम पे अपन बात करें तो t को लिख दूंगा मैं कैपिटल टी को तो मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल टी लिख दिया, और जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं उनको लिख दूंगा मैं इनिशियल का जस्ट आधा। बोलो लिखूंगा नहीं लिखूंगा, क्योंकि बचे हुए न्यूक्लियस कितने होने चाहिए, जस्ट आधे होने चाहिए। आधे न्यूक्लियाई तो खत्म हो चुके, तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने हो गए, केवल n0/2 आधे रह गए। तो अब मैं इन दोनों चीजों को इसमें पुट करूंगा, तो देखिए n0/2 बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा और कैपिटल टी। क्लियर, n0 से n0 कट जाएगा, ये बचेगा 1/2 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी। अभी मैंने आपको बताया था कि ये इसका नौकर हो जाता है अगर लॉग होता है तो। अब मैं अगर लॉग लगाऊं तो क्या होगा, मैं लॉग लगाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए लॉग, और ये इधर आ जाएगा, यहां पर हाफ हो जाएगा और यहां पर माइनस का लैम्डा टी हो जाएगा। होगा नहीं होगा बोलो, क्लियर। यहां पर हम बोला हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, क्लियर। उसके बाद अब देखिए ये log e 1/2 है, ये माइनस का लैम्डा टी है। मैं क्या लिखने वाला हूं देखना, log e 2 की पावर -1 माइनस लैम्डा टी लिख दूं, log e 2 की पावर -1। अरे 1/2 है ना, 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं अपन। 1/2 को क्या लिख दिया मैंने, 2 की पावर -1 लिख दिया। अब ये -1 आगे आ जाएगा, क्योंकि log m की पावर n होती है तो वो n आगे आ जाता है। याद करो ये वाला नियम, log m की पावर n होती है तो ये n log m हो जाता है। क्लियर, माइनस log e 2 माइनस आगे आ गया, ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब log e2, log 2 की वैल्यू जब बेस e होता है तो होती है 0.693। कितनी होती है, 0.693 बराबर लैम्डा टी। तो t बराबर कितना आ गया यहां पर, 0.693 अपॉन लैम्डा। ये आपके पास हाफ लाइफ हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ केवल उसके डिके कांस्टेंट से निकाली जा सकती है। अगर आपको इनिशियल न्यूक्लियाई भी ना पता हो तो भी आप उसको निकाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि हम आराम से केवल और केवल लैम्डा देखकर ही हाफ लाइफ को निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ के बाद अपन एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इंप्लाइज अ न्यू फॉर्मूला। क्लियर, कैसे क्वेश्चन है, आफ्टर अ सर्टेन लैप्स ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय निकलने के बाद, द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव पोलिनियम अनडिकेट इज। ऐसा है, देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, इस तरह की लैंग्वेजेस ही आपको कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर मिलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल सी के साहब ये लैम्डा है और ये n नॉट है और साहब ये t है तो साहब ये निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको क्वेश्चन समझना पड़ता है पहले। तो इस क्वेश्चन को समझिए, 1997 जो है में आया हुआ क्वेश्चन है कि आफ्टर अ सर्टेन लैप्स ऑफ टाइम द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव पोलिनियम, फ्रैक्शन किस किस का फ्रैक्शन है देखते हैं, पोलिनियम अनडिकेट यानी कि बचे हुए न्यूक्लियस, अनडिके मतलब जो खत्म नहीं हुए हैं, उनका फ्रैक्शन है 12.5% ऑफ इट्स इनिशियल क्वांटिटी। यानी कि इसकी इनिशियल क्वांटिटी के साथ कितना है, 12.5%। यानी कि n बचे हुए न्यूक्लियस का रेशो
इनिशियल के साथ, और कितना है ये 12.5%, यानी कि n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 12.5 अपॉन 100, यानी कि n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/8। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, चिल्ला चिल्ला के क्या कहना चाह रहा है कि बेटा n और n नॉट की वैल्यू कितनी है, n अपॉन एन नॉट की वैल्यू 1/8 है। अब ये नॉर्मल सी बात आप समझिए, स्कूल लेवल पे अगर ये क्वेश्चन होता तो आपको ये भी कह सकता था ना, द रेशियो ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियाई टू द इनिशियल न्यूक्लियाई इज 1:8। क्वेश्चन कितना आसान हो जाता। बट लेकिन क्या बोला उसने बोला after a certain lapse of time the fraction of radioactive polonium indicate is found to be 12.5। क्वेश्चन को बिल्कुल तबाह कर दिया। समझिए आप बात को, 1:8 भी कह सकता था वो, पर लेकिन बहुत मॉडिफाइड लैंग्वेज बना के उसने क्वेश्चन को आपके सामने पेश किया है। is found to be 12 of its initial quantity, what is the duration of this time lapse। तो बताइए वो टाइम कितना है जितने में 12.5% रह गया, अगर इसकी हाफ लाइफ कितनी है 138 ईयर्स है। एक क्वेश्चन में आपको समझा दूं कि आप देखिए, आपको हाफ लाइफ दे दी, टी बराबर कितना दे दिया 138 ईयर्स। आप क्या कर सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं 0.693 अपॉन लैम्बडा लगाएंगे, यहां से लैम्बडा निकाल लेंगे। लैम्बडा का क्या करेंगे सर, लैम्बडा का एक काम करूंगा ना सर, मैं क्या करूंगा, मेरे पास n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा t, ये फॉर्मूला होता है, मुझे यही वाला t तो निकालना है। n अपॉन n नॉट मेरे पास है 1/8, सर मैं इसको 1/8 लिखूंगा, e की पावर माइनस लैम्बडा सर मेरा यहां से आ जाएगा, लैम्बडा यहां से आ जाएगा, जो भी आएगा, और t में इस t को निकालूंगा। अरे कैसे निकालेगा, e की पावर में है, उसको निकालने में तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो समझिए, अब समझिए इस बात को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। इतना आपको कश्मकश नहीं करनी है, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ जो आपको बहुत काम आने वाला है। फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, वो एक मॉडिफाइड फॉर्मूला कह सकते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हैं अपन। वी नो दैट n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा t, वी नो दैट, एंड n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्बडा t। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर इसमें t का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैपिटल T का कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो n अपॉन n नॉट e की पावर माइनस का लैम्बडा t को मैं इसमें ले रहा हूं अंदर, और इस t को बाहर ले जा रहा हूं, यानी कि इसको लिख देता हूं t अपॉन t। कुछ नहीं किया, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया, इस t को मैं इसकी जगह t लिया, इस t को बाहर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब मैंने फॉर्मूला ड्राइव करा था, वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं कि वहां पर अपने देखा गया e की पावर माइनस का लैम्बडा t बराबर 1/2 के बराबर था, जब मैंने लॉग लिया था दोनों तरफ। तो यहां से n अपॉन n नॉट बराबर, इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं 1/2, 1/2, और 1/2 की पावर क्या हो गई t अपॉन t। लैम्बडा का लफड़ा खत्म, और आपके पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर ड्राइव हो गया। मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूं, n अपॉन n नॉट की वैल्यू 1/8 है, बराबर 1/2 की पावर t अपॉन t है। मैं इस 1/8 को क्या लिख सकता हूं कि 3, तो यहां से ये t अपॉन t जो है किसके बराबर हो गया 3 के, तो यहां से स्मॉल t बराबर किसके हो गया 3t के, और t कितना दे रखा है 138, तो यहां से स्मॉल t बराबर कितना हो गया 3 × 138, 24 2 11 4, आंसर 414 साल। 414 साल के अंदर पोलोनियम का वो न्यूक्लियस 12.5% रह जाएगा, जो 138 साल में आधा हो गया था। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मीन लाइफ और आगे इमिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इतने भी, इसमें मैंने आपको 2 डेरिवेशंस आज करवाए हैं, उन डेरिवेशंस को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।